अगर आपने BSE 500 में 15 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपके लगभग 11% के एनुअल रिटर्न्स होते। मार्केट इंडेक्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। लेकिन अगर आपने BSE 500 की जगह हेल्थ केयर, ऑटो या IT में इन्वेस्ट किया होता तो रिटर्न्स और भी बेटर होते। हेल्थ केयर में लगभग 14%, ऑटो में लगभग 13% और IT में 12% से ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलते। अब सवाल ये है कि डिफरेंस आया क्यों? 15 साल पहले हेल्थ केयर, IT और ऑटो तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स थे। इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलता था क्योंकि उनमें ग्रोथ ऑलरेडी स्ट्रांग थी। पर यह सब 15 साल पहले की बात थी। आज कौन से सेक्टर्स फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स को आपको अपने रडार पे रखना चाहिए, ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको 3 इमर्जिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जिनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर इन सेक्टर्स में सही समय पर एक्सपोजर लिया जाए तो ये आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। हमें कुछ फेक अकाउंट्स और ग्रुप्स मिल रहे हैं जो ईटी मनी के नाम से व्हाट्सएप, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इन फेक्स ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। अगर आपको कभी ऐसे सस्पिशियस ग्रुप्स या एक्टिविटी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें ऑन fraudalert@etmoney.com। आपकी सेफ्टी के लिए हमने ऑफिशियल और वेरीफाइड हैंडल्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पहले इमर्जिंग और हाई ग्रोथ सेक्टर्स की। ये फार्मा सेक्टर के अंदर एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें 3 कैटेगरीज आती है। CRO यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और CRDMO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब CRO कंपनीज अर्ली स्टेज रिसर्च और डेवलपमेंट हैंडल करती है। CDMO कंपनीज इसके आगे के काम करती है, यानी ड्रग को फॉर्मुलेट करना, स्केल अप करना और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचाना। CRDMO दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये अर्ली स्टेज R&D में भी काम करती है और लेट स्टेज डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इनके बिजनेस मॉडल IT इंडस्ट्री जैसे ही है। जैसे IT कंपनीज अपने क्लाइंट्स के टेक्नोलॉजी के काम संभालती है, वैसे ही CROs, CDMOs और CRDMOs ड्रग डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करते हैं। ये काम वो फॉरेन फार्मा कंपनीज के लिए भी करते हैं और इंडियन बायोटेक फर्म्स के लिए भी। इस मॉडल का फायदा ये होता है कि क्लाइंट्स अपने कॉस्ट कम कर पाता है, ऑपरेशंस को आसानी से स्केल कर पाता है और नए ड्रग्स को मार्केट में जल्दी लॉन्च कर पाता है। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन CRDMO मार्केट आज सिर्फ 2 to 3% का हिस्सा है पूरे $145 बिलियन के ग्लोबल मार्केट का। 2019 और 2024 के बीच ये इंडस्ट्री लगभग 15% पर एनम के हेल्दी पेस से ग्रो की है। आगे एस्टिमेट है कि 2035 तक ये मार्केट का 22 to 25 बिलियन तक पहुंच सकती है। अब इस सेक्टर के मेन कंपनीज की बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर एक इंडिकेटिव लिस्ट दिख रही है जिसमें इन कंपनीज का 3 साल का सेल्स ग्रोथ, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और 3 साल का एवरेज एबिटा मार्जिन दिया हुआ है। सेल्स ग्रोथ के हिसाब से आरती फार्मा लैब्स, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, न्यूलैंड लैब्स एंड साइन लाइफ साइंसेज क्लियरली स्टैंड आउट करते हैं। इन सबकी सेल्स पिछले 3 सालों में 15% से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आरती फार्मा लैब्स, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, जुबिलेंट फार्मोवा, न्यूलैंड लैब्स और साइन लाइफ साइंसेज का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो इनमें से काफी कंपनीज हाई मार्जिन्स एंजॉय करती है, स्पेशली आरती फार्मा लैब, कोहेंस कॉन्कॉर्ड, डीवीस लैबोरेटरीज, लॉरस लैब्स, न्यूलैंड, साइन लाइफ साइंसेज और सिंजिन इंटरनेशनल। वैल्यूएशन साइड पर ज्यादातर कंपनीज एक्सपेंसिव PE मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है, लेकिन कुछ नाम जैसे आरती फार्मा लैब्स, एक्कम्स एंड जुबिलेंट फार्मोवा कंपैरेटिवली चीपर लगते हैं। अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो आरती फार्मा लैब्स, डिशमन कार्बोजेन और लॉरस लैब्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं एकम्स, कोहेंस कॉन्कॉर्ड और पिरामल फार्मा ने डिसअपॉइंट किया है। अब देखते हैं इस स्पेस में इन्वेस्ट करते वक्त किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे पहले रेगुलेशन और कंप्लायंस का मैटर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फार्मा कंपनीज को स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही CROs, CDMOs और CRDMOs को भी क्लाइंट्स और उनके कंट्रीज के रूल्स को सही से फॉलो करना पड़ता है। यहाँ कोई भी छोटी सी गलती
बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। अब इसके बाद ये इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव होती है, इसलिए कंपनीज कितना लोन ले रही है और उनका कैपेक्स कितना बड़ा है, इसको देखना बहुत जरूरी है। एक और पॉइंट, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क। अगर कंपनी के पास सिर्फ 2 या 3 बड़े क्लाइंट है और उनमें से कोई एक वेंडर चेंज कर दे तो रेवेन्यू में बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। पेटेंट एक्सपायरी का इफेक्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी ड्रग का पेटेंट खत्म होता है तो क्लाइंट पर भी असर पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्टर पर भी जो उस ड्रग का प्रोडक्शन कर रहा हो। और लास्टली, इस इंडस्ट्री में रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स स्टेबल नहीं होते, ये कभी ज्यादा और कभी कम होते हैं। इस इंडस्ट्री का नेचर ऐसा ही है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इमर्जिंग इंडस्ट्री की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। आप में से काफी लोग इस चैनल पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस देखने आते हैं, जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलती। हम रोलिंग रिटर्न्स, डाउनसाइड प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस जैसे डीप मेट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए इन वीडियोस में। फंड्स के बारे में जानना और समझना एक बात है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में यूज करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि हम सबका रिस्क प्रोफाइल और गोल्स अलग अलग होते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए हम ईटी मनी सिलेक्ट लेके आए हैं। ये आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड फंड्स की लिस्ट है, जिसके लिए हमने 2000 से भी ज्यादा फंड्स एनालाइज किए हैं। ये वो फंड्स है जो न सिर्फ आपके लिए कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाते हैं, बल्कि जब मार्केट गिरता है तो वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये लिस्ट आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होती है और आपके लॉन्ग टर्म्स, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए सही फंड सजेस्ट करती है। हर फंड के साथ आपको एक नोट भी मिलता है जो एक्सप्लेन करता है कि वो फंड कैसे इन्वेस्ट करता है और उसके परफॉर्मेंस के रीजंस क्या है। अगर फंड्स का परफॉर्मेंस वीक होता है तो आपको इंस्टेंट अलर्ट भी मिलता है, जिसमें एक बेटर ऑल्टरनेटिव फंड भी सजेस्ट किया जाता है। तो आप अभी ईटी मनी ऐप डाउनलोड कीजिए और ईटी मनी सिलेक्ट को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए वापस आते हैं अब वीडियो पे। अब जो सेकेंड इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, यानी ईएमएस। अब ईएमएस कंपनीज अपने क्लाइंट्स के लिए डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिपेयर सर्विसेज हैंडल करती है। सिंपल शब्दों में कहे तो ये भी आउटसोर्सिंग मॉडल का ही काम करती है। आपने ताइवान की फॉक्सकॉन का नाम जरूर सुना होगा। फॉक्सकॉन एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, सिस्को जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग हैंडल करती है। ब्लू वीव कंसल्टिंग के हिसाब से इंडियन ईएमएस मार्केट का साइज 2024 में $61.9 बिलियन था और एस्टिमेट ये है कि 2031 तक ये $348 बिलियन तक पहुंच सकता है, यानी लगभग 28% पर एनम की ग्रोथ। इस रैपिड ग्रोथ के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स, फास्ट अर्बनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज्यादा यूज और फाइनेंसिंग ऑप्शंस के इजी अवेलेबिलिटी वगैरह वगैरह। ये सब मिलकर ईएमएस इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग पुश दे रहा है। अगर हम लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल ईएमएस ऑप्शंस देखें तो काफी कंपनीज इस कैटेगरी में फिट बैठती है। अब ईएमएस इंडस्ट्री में जो तेजी से ग्रोथ हो रहा है वो कंपनीज के सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स में भी दिखाई देता है। ज्यादातर कंपनीज के नंबर्स काफी इंप्रेसिव है। सेल्स ग्रोथ 64% पर एनम तक रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 98% तक। मार्जिन्स काफी मिक्स्ड है। एक तरफ डिक्सन टेक्नोलॉजीज है जिसका 3 ईयर एवरेज एबिटा मार्जिन सिर्फ 4% है और दूसरी तरफ केरिस है जिसका मार्जिन 18% तक है। वैल्यूएशंस में भी कंपनीज काफी एक्सपेंसिव पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है। अब इस ग्रुप में एलिन सबसे लो पीई यानी 33 मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस मिक्स रहा है। एम्बर, एवलॉन, सेंटम, केन्स और सिरमा ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन सीएंट, डीएलएम, डिक्सन, एलिन, ईपैक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज ने परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसअपॉइंट किया है। चलिए अब देखते हैं कि ईएमएस स्पेस में इन्वेस्ट करते वक्त आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब पहली चीज है हाई कंपटीशन। ईएमएस इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इसका सीधा असर कंपनीज के मार्जिन्स पर पड़ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसंट्रेशन रिस्क। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीआरओस, सीडीएमओस और सीआरडीएमओस में भी होता है। ईएमएस कंपनीज के पास सिर्फ कुछ ही बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो अगर एक क्लाइंट भी हटा तो रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। तीसरा रिस्क है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड बैरियर्स या किसी भी तरह का ग्लोबल इशू इन कंपनीज के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। टेक्नोलॉजी का रिस्क भी भूलना नहीं चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए या कोई नया स्टैंडर्ड आ जाए तो ईएमएस वेंडर का पूरा बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है।
लास्ट में है सिक्लिकलिटी और सीजनैलिटी। क्लाइंट्स के बिजनेस में कभी पीक सीजन होता है, कभी स्लो डाउन, और इसका असर उन ईएमएस वेंडर्स पर भी पड़ता है जो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये थे ईएमएस स्पेस के रिस्क जो आपको पता होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि तीसरी और आखिरी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। जैसे कि एआई की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही डेटा सेंटर्स पर भी सबका फोकस बढ़ रहा है। डेटा सेंटर्स बेसिकली एक फिजिकल स्पेस होता है जहां सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रखे जाते हैं। इनके साथ साथ डेटा सेंटर्स में बैकअप पावर, कूलिंग सिस्टम्स और सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे सपोर्टिव सिस्टम्स भी होते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो डेटा सेंटर्स ही वो जगह है जहां डेटा स्टोर, मैनेज और प्रोसेस होता है। डेटा सेंटर्स एआई जैसी बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए बैकबोन का काम करते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, डेटा एनालिटिक्स, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग। यानी आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज डेटा सेंटर्स के बिना चल नहीं सकती। एनारॉक, जो एक वेल नोन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की डेटा सेंटर कैपेसिटी 2024 में 1.4 गीगावाट्स पर थी। 2025 में लगभग 617 मेगावाट और ऐड होने का एस्टिमेट है, जिसे टोटल कैपेसिटी 2 गीगावाट से ज्यादा हो जाएगी और 2027 तक ये कैपेसिटी बढ़कर 2.6 गीगावाट्स तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडिया में डेटा सेंटर कैपेसिटी अभी भी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। अब लिस्टेड स्पेस में नेटवेब टेक्नोलॉजीज, E2E नेटवर्क्स, दो प्योर प्ले डेटा सेंटर स्टॉक्स है। रेलटेल भी डेटा सेंटर ऑपरेट करता है, लेकिन इसका फोकस मेनली गवर्नमेंट और PSU क्लाइंट पर होता है। इन तीन कंपनीज के सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहे हैं और नेटवेब और E2E ने प्रॉफिट ग्रोथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इनका एबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, पर E2E का 62% का एवरेज मार्जिन स्टैंड आउट करता है। वैल्यूएशंस की बात करें तो E2E और नेटवेब काफी हाई पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि रेलटेल कंपैरेटिवली काफी लोअर पीई पे दिखाई देता है। रिटर्न्स के मामले में पिछले एक साल में नेटवेब ने इन्वेस्टर्स को काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स दिए हैं और E2E और रेलटेल ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। डेटा सेंटर्स या रिलेटेड ऑपरेशंस में कुछ डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स भी एक्टिव है, जैसे ओरियंट प्रो, ब्लैक बॉक्स, ओरियंट टेक्नोलॉजीज और टेक्नो इलेक्ट्रिक। अनंत राज एक वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर है जो डेटा सेंटर के स्पेस में एक्टिवली काम कर रहा है। भारतीय एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशन भी अपने टेलीकॉम बिजनेस के साथ साथ डेटा सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। आखिर में चलिए देखते हैं कि डेटा सेंटर इंडस्ट्री के की रिस्क क्या है। सबसे पहले, डेटा सेंटर बनाना एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है। शुरू में ही हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है और कई बार कंपनीज को डेट लेना पड़ जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदलती है कि डेटा सेंटर्स पर रेगुलर अपग्रेड का प्रेशर बना रहता है। एक और चैलेंज है एनर्जी कंजम्पशन। डेटा सेंटर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी बढ़ते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है। सिक्योरिटी का रिस्क भी काफी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। डेटा सेंटर साइबर अटैक का आसानी से टारगेट बन सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, इंडियन डेटा सेंटर्स को ग्लोबल जायंट्स जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से भी टफ कंपटीशन मिलता है, जिनके पास ज्यादा कैपिटल, ज्यादा रिसोर्सेज और बेहतर टेक्नोलॉजीज होती है। चलिए अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं एक सिंपल फ्रेमवर्क जो आपको हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते वक्त यूज करना चाहिए। इस वीडियो में हमने 3 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज देखी: CRO, CDMO, CRDMO, EMS और डेटा सेंटर्स। लेकिन ऑब्वियस है, ग्रोथ स्टोरी सिर्फ इन तक लिमिटेड नहीं है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल सकती है। तो फिर ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? सबसे पहले, इंडस्ट्री का ग्रोथ स्टोरी सुन के एक्साइट होना ईजी है, पर रिस्क को इग्नोर बिल्कुल मत करिए। हमने इस वीडियो में हर अपॉर्चुनिटी के साथ उसके रिस्क पर भी बात की है। ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। अब एक और पॉइंट ध्यान में रखिए, हाई ग्रोथ हमेशा ज्यादा कंपटीशन लेके आती है और जब कंपटीशन बढ़ता है तो मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी प्रेशर आता ही आता है। लेकिन फोकस उन कंपनीज पर रखिए जिनके पास कोई मोट, कोई एज या कोई क्लियर एडवांटेज हो। ग्रोथ के साथ एक और चीज भी आती है, वो है हाई वैल्यूएशंस।
और यहीं पर इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ओवरपे ना करें। मार्केट के करेक्शंस, टेम्परेरी सेटबैक्स या शॉर्ट टर्म वीकनेस के टाइम हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में एंट्री लेना एक ज्यादा सेंसिबल डिसीजन रहेगा। आप इन सेक्टर्स में जो वैल्यूएशन वाइज सस्ती कंपनीज मिल रही है उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना मत भूलिए। अगर आप सिर्फ एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट होगे तो कोई भी एस्टिमेशन एरर, साइकिल का पीक या कोई अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव इवेंट आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा डैमेज कर सकता है। और लास्ट में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई भी इंडस्ट्री हमेशा ग्रोथ फेज में नहीं रहेगी। टाइम के साथ डायनामिक्स बदलते हैं, लीडर्स बदलते हैं और कभी कभी पूरा सेक्टर भी स्लो हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर नजर रखिए और जरूरत पड़ने पर अपना पोर्टफोलियो रोटेट करते रहिए। और इसी के साथ अब हम यहीं इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.